आज हमारा टॉपिक है, देखो, प्राचीन इतिहास। नवीन संस्करण है, सौरभ चौबे की बुक है और ये हमारा सिलेबस चल रहा है, आपको पता हो तो। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत तो इसी के अनुसार मैंने पूरा करवा लिया। अगर मेरी प्ले लिस्ट नहीं देखे हो तो देख लेना। इसमें से आपको साहित्य, पुरातात्विक, जितने भी बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, वेद और सूत्र साहित्य, वेदांग सभी मिल जाएगा। फिर पाषाण काल का हमारा टॉपिक ये कल पूरा हो गया है। आज नवपाषाण काल का ही वीडियो रहेगा हमारा, क्योंकि वीडियो वो भी बड़ा हो गया है, वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसके भी नोट्स काफ़ी हो गए हैं। किससे? नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल है ना, ये हमारा है, सौरभ चौबे की बुक से मैंने नोट्स बना रही, मैं पूरी की पूरी, ये देख सकते हो। एक बुक से नोट्स नहीं है, ये आपको एक जगह सामग्री कहीं नहीं मिलने वाली है, ये आपको ढूंढनी पड़ेगी। पूरी सामग्री एक स्थान से नहीं मिलेगी। तो ये मैंने बताया सौरभ चौबे की बुक से। बाकी ये जो है ना, ये हमारी दृष्टि बुक, और आपको शायद पता होगा यूजीसी नेट का है ये, और ये सिलेबस है। ये नवपाषाण काल आप देख सकते हो। तो नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल का टॉपिक क्या क्या है? अधिवास पढ़ना है, वितरण, औजार और विनिमय ढांचा। तो हमारे उपकरण और अधिवास तो आज इसमें नवपाषाण काल में हो जाएंगे, आज ही की टॉपिक में। ताम्रपाषाण काल की विनिमय ढांचा, ये वितरण, अधिवास, औजार, वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये पूरा हुआ है। ये दृष्टि से भी लिए है मैंने। ये मैंने नवपाषाण कालीन स्थल बनाए हैं, जो आपको पता है इसका विस्तार है ना, नवपाषाण काल का स्तर ये उत्तर पश्चिम से लगा के ये उत्तर में है या पूर्व में है, फिर पूर्व से होते हुए ये दक्षिण में आएगा। इसका विस्तार सारा किसका? नवपाषाण काल का जो जो स्थल है, तो यहाँ से इसका विस्तार होता है और यहाँ से इधर से होकर पूरा का पूरा विस्तार कहाँ का, इसके क्षेत्र है कहाँ, इसकी क्या क्या विशेषता है, अगर पूरा मैप से समझाऊंगी मैं आपको। ये प्राचीन भारतीय इतिहास है कि प्रारंभ से 1200 तक है। ये बीए फर्स्ट ईयर की बुक है, जहाँ आपको पूरा का पूरा डिटेल से मिल जाएगा। और ये यूजीसी नेट के अनुसार इसका सिलेबस दिया हुआ है, ये देख सकते हो। यूजीसी नेट के दिशा निर्देश अनुसार है और बीए पार्ट फर्स्ट है। और वनस्थली विद्यापीठ हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय, ये विशेष सूची है। तो आपको पता है कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो सब जगह से इकट्ठा करके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये जो मैंने नेक्स्ट में आपको चीनी लेखक, तिब्बती लेखक जितना भी दिया है ना, ब्राह्मण साहित्य दिया है, बौद्ध साहित्य भी दिया मैंने आपको, पुरातात्विक दिया है, पुरातत्व सामग्री वाले वो भी दिए हैं, मुद्राएं भी दिए हैं, सिक्के भी सब इसी से दिए हैं। कुछ सौरभ चौबे की बुक से दिए, जो उसमें नहीं थे वो यहाँ से दिए, यहाँ से नहीं थे जो मैंने आपको बताया पूरा मैप से समझाया, मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया, जहाँ जहाँ मैंने आप दृष्टि से लिए, जहाँ जहाँ भी आपको लगा सही। और अब नवपाषाण कालीन संस्कृतियाँ है ना, यहाँ से भी मैंने लिए। तो ये यूजीसी नेट का अगर आपने सिलेबस देखा है या फर्स्ट ग्रेड का देखा है, तो उसके अंदर सारे दिए हुए थे। ये उद्योग धंधे आ जाएंगे, उसके अंदर व्यापार, भोजन, अग्नि, मृतक संस्कार, औजार भी आ जाएंगे, निवास भी आ जाएंगे। सारी की सारी डिटेल आपको बीए फर्स्ट ईयर की बुक में मिल जाएगा और कहीं और जाने की जरूरत ही भी नहीं है। नेक्स्ट में हमारा टॉपिक होगा नवपाषाण कालीन ताम्र संस्कृति, जिसमें ताम्र और कांस्य युग होगा। और ये है बीए फर्स्ट ईयर की बुक है। यहाँ से मैंने सारे वो जो नोट्स बनाए हैं ना, मैं जो नोट्स दे रही हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे आपको ऐसे नोट्स कहीं मिलेंगे, क्योंकि इतने अथॉरिटी और सब जगह से इकट्ठा करके सारा जो मैंने पीडीएफ लिया है। वीडियो तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे बाहर आपको कोई नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है। और इतिहास दर्शन लेखन का भी अमित रैंकवार का हमारा चल रहा है। पहले मैंने किसी से सलाह ली थी, उन्होंने अमित रैंकवार का कहा था, लेकिन अभी पप्पू सिंह प्रजापति की भी बुक आ गई, तो मैं अमित रैंकवार के अनुसार ही पढ़ाऊंगी। और पूर्व एग्जाम के प्रश्न का जो पेपर होगा वो हल लूँगी, वो अभी आपके साथ भी सॉल्व करूँगी मैं। तो इतिहास दर्शन लेखन भी स्टार्ट करेंगे। और यही से आप, क्योंकि अगर हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का सेकंड पेपर होगा ना, उसके अंदर इतिहास दर्शन लेखन, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास 3 यूनिट है, तीनों टॉपिक से आएगा। सेकंड पेपर जो हमारा हिस्ट्री का होगा, उसके अंदर आएगा विश्व इतिहास आएगा, जिसके अंदर राजस्थान इतिहास, जो हमें अभी वर्तमान में पढ़ा है ना जीके पेपर के लिए, हमको वही रिवीजन करना है। थोड़ा सा कोई पॉइंट अगर सिलेबस से अलग हो तो वो आप उसको अंदर मिला सकते हैं। और थर्ड पेपर वो हो जाएगा, विश्व इतिहास हो जाएगा, और हो जाएगा आधुनिक भारत इतिहास। 3 यूनिट उसके अंदर है, 3 यूनिट उसके अंदर है। तीनों के 50 नंबर का होगा, और 75 नंबर के होंगे कुल मिला के, और 150 सवाल आएंगे एक पेपर का। इसमें इस तरह से हम सारा पढ़ेंगे। तभी स्टार्ट तो हमने प्राचीन भारतीय किया, क्योंकि पहला पेपर प्राचीन भारतीय इतिहास है, और उसके अनुसार आप पढ़ना, उसके टॉपिक के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो विश्व इतिहास की सभ्यता का काल 9000 विश्व में इसका काल नवपाषाण काल का जो नियोलिथिक एज कहते हैं इसको, 9000 ईसा पूर्व था। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इसकी शुरुआत 4000 ईसा पूर्व हुई थी। नवपाषाण कालीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने किया था। इनकी पुस्तक थी प्री हिस्ट्रिक टाइम्स में, 1865 में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। गोल्डन चाइल्ड थे ना, उन्होंने नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल संस्कृति हेतु अन्न उत्पादक संस्कृति और नवपाषाण कालीन क्रांति जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। इन्होंने सिर्फ शब्द का प्रयोग किया था, है ना।
और नवपाषाणकालीन क्रांति शब्द का प्रयोग गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सी थी, मैन मेकर हिमसेल्फ में किया था। फिर खोजकर्ता कौन थे नवपाषाणकालीन नवपाषाण काल से जो खोजकर्ता थे ना वो अलग थे। ये गॉर्डन चाइल्ड हैं, चाहे जॉन लुबाक हैं, इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया था। किसी ने नगरीय क्रांति शब्द का किया था, किसी ने अन्न उत्पादन संस्कृति का किया था, और किसी ने नवपाषाणकालीन क्रांति का किया था, गॉर्डन चाइल्ड ने किया था। लेकिन नवपाषाणकालीन संस्कृति का उत्खनन जो किया था या खोज की थी वो ला मसूरिया ने की थी। 1860 में इलाहाबाद की टोस नदी घाटी में प्रथम स्थल था, जहाँ से वहाँ सेल्ट मिला था और पॉलिश युक्त। एक आप देखोगे तो खोजकर्ता किसने किया था, तो मैंने बताया इनके शब्दों का प्रयोग किया। ला मसूरिया ने 1860 में इलाहाबाद में टोस नदी बेलन घाटी में, है ना, बेलन घाटी में जो यूपी में आती है, और बोलन घाटी है ना वो मेहरगढ़ में आती है। तो ये पॉलिश युक्त कुल्हाड़ी खोजी थी, ये प्रथम स्थल था। जबकि प्राचीन प्रथम उपकरण था ना वो रायचूर कर्नाटक में लिंग सुगुर में खोजा था पॉलिश युक्त। सबसे प्राचीन उपकरण था जो पॉलिशदार था, धातु युक्त नहीं था। ये पत्थर का ही था, लेकिन वो थोड़ा चिकना था, पत्थर पॉलिश युक्त। इसी काल में मानव उपभोक्ता से उत्पादक बना था। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्रांत यानी बोलन नदी के तट पर, मैंने कहा ना बोलन नदी यहाँ है। बेलन घाटी, ये बेलन नदी कहाँ है, बेलन घाटी ये यूपी में है। पर कोची के मैदान में रोटी की टोकरी कहा जाता है इसको, मेहरगढ़ को कहा जाता है। और खोजकर्ता 1975 में फ्रांसिस या जेरिस, यानी ये फ्रांस के थे। मेहरगढ़ को जब खोजा था ना, ये अंग्रेजों ने उत्खनन सारे कार्य किया था, जैसे कनिगम है, कलाइल है। भारतीयों ने तो बाद में आए थे, जैसे कि भारत में आए थे वो आए थे एक जो अमलानंद घोष थे वो थे हमारे यहाँ, वी.एन. मिश्र थे, एस.डी. सांकलिया थे, वो हमारे भारतीय थे। बाकी सर्वप्रथम जो उत्खनन किया वो अंग्रेजों ने ही किया था। और क्या फिर यहाँ नवपाषाणकालीन हड़प्पा सभ्यता दोनों के अवशेष मिले थे। कहाँ से मिले थे, मेहरगढ़ से। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणकालीन बस्ती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप यानी उत्तर भारत का प्राचीनतम नवपाषाणकालीन बस्ती कौन सी है, मेहरगढ़ है। विशेष प्राचीन स्थल भी माना जाता है मेहरगढ़ को। ये कितने स्तरों में था, तो ये 7, यहाँ से 7 स्तर प्राप्त हुए हैं और 3 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये 7 स्तर है। यहाँ जो पहले थे ना ये नवपाषाणकालीन, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले, फिर ताम्रकालीन जो वर्तमान, इसके आगे और ऐतिहासिक मिलेंगे लेकिन देखेंगे। लेकिन ये 3 संस्कृतियाँ मिली थी, 5 स्तर मिले थे यहाँ से, है ना। मैं आपको सारे पहले मैप से स्थल बता दूँ जो कहाँ कहाँ है। तो मैंने कहा कि ये जो बोलन घाटी के थे 2 थे, मेहरगढ़ और कवेटा संस्कृति। ये मेहरगढ़ और कवेटा संस्कृति है ना, ये बलूचिस्तान के दक्षिणी भाग में था, है ना मेहरगढ़। और ये कवेटा संस्कृति भी बलूचिस्तान में थी, ये बोलन घाटी में था। उसके बाद हम भारत में आएंगे, उत्तर भारत में, तो ब्रूज होम और गुफ्रकाल। ब्रूज होम है ना, ब्रूज होम से एक मिली थी, आपको पता है, कब्र मिली थी जहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। तो वैसे कि वैसे साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे मिली है, रोपण से ऐसी एक कब्र मिली है जिसके साथ कुत्ते को दफनाया गया, इसलिए ये ब्रूज होम है। ब्रूज होम मैं बता रही हूँ, ब्रूज होम से स्तंभ ग्रंथ के साक्ष्य मिले थे, और एक जगह मिले थे हमें स्तंभ ग्रंथ के साक्ष्य, वो नेक्स्ट आगे आएगा मैं बता दूंगी, ब्रूज होम की तरह ही। फिर गुफकराल ये भी कहाँ था, ये जम्मू कश्मीर में 2 स्थल थे, नवपाषाणकालीन स्थल हैं सभी। अब ये बेलन घाटी यहाँ यूपी में, यूपी के जो स्थल है ना मैं बता रही हूँ अभी। तो ये कोलडीवा यूपी में है, महागड्ढा यूपी में, ये कोलडीवा यूपी में, महागड्ढा यूपी में, चौपानी मांडो भी यूपी में, चिराद बिहार में है ना, चिराद है ना बिहार में। और यहाँ जो महागड्ढा है ना, यहाँ बुचड़ खाने के जो अवशेष मिले हैं। इसके अलावा बुचड़ खाने के अवशेष और एक जगह मिले हैं, वो बुद्धिहाल कर्नाटक में, आगे आएगा बता दूंगी। और प्राचीनतम गांव के अवशेष कहाँ मिले हैं, प्राचीनतम बस्ती कहाँ मिली थी, मेहरगढ़ में। प्राचीनतम गांव कहाँ मिलेंगे, कोलडीवा महागड्ढा से मिले हैं सबसे प्राचीनतम गांव। जो ये मध्य भारतीय स्थल है, पहले उत्तर भारत के, अब ये मध्य भारतीय स्थल यानी कि मध्य स्थिति है ना भारत की, वो है दिशा। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ वर्ताकार झोपड़ियाँ मिली थी, चिराद बिहार में है ना, सारण जिले से मिली थी। कहाँ से, सारण जिला कहाँ है, बिहार में, क्योंकि यूपीएससी में ये पूछा था जिला भी। और उसके बाद हम देखेंगे ये असम में कौन कौन सी थी, तो दाऊजली हेडिंग, सरुतरु और मार्कंडोला। अब इसकी विशेषता भी आपको नोट्स में पूरी मिलेगी, वो देख लेना। उड़ीसा से सुलभडी और बैदीपुर, उड़ीसा, बैदीपुर है ना, ये सर्वप्रथम खोजा गया उड़ीसा का पूर्वी स्थल था। किसने खोजा था, क्या खोजा था, वो आपको नोट्स में पूरा मिल जाएगा। और फिर है आंध्र प्रदेश, उतनूर, नागार्जुन कोंडा और पलवा और सिंगनबेली। तो नागार्जुन कोंडा है ना, एक ऐसा मात्र स्थल है आंध्र प्रदेश में जो दक्षिणी भारत में जो समाधान पद्धति थी ना, उसको फर्श के नीचे ही दफनाते थे। जो हमारे जो छत होती है ना, हमारे जो आंगन होता है ना, उसके फर्श के नीचे ही दफनाते थे। लेकिन उत्तर आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा एक ऐसा स्थल मात्र था जहाँ
स्वतंत्र रूप से बस्ती से बाहर शवों को दफनाया जाता था, एकमात्र स्थल ऐसा था, इसलिए इसको मैंने बताया है। पलवामपिरी जो तमिलनाडु का स्थल है, यहाँ कुल्थी और मूंग के साक्ष्य मिले हैं जो तमिलनाडु में। अब हम पढ़ेंगे कर्नाटक में कौन कौन से स्थल थे, वो बता रही हूँ मैं अभी। इंपॉर्टेंट है ना कर्नाटक में, वो बता रही हूँ। तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, मास्की कर्नाटक में, टैकल कोटा है ना, वहाँ से सामुदायिक भोजन और बुचड़ खाने के साक्ष्य मिले। सॉरी, टैकल कोटा है ना, यहाँ से क्या मिले बताएं, पत्थर के चौक और मकान मिले। जहाँ जहाँ हम देखेंगे तो गोलाकार और वर्ताकार झोपड़ियाँ चेराद में मिली थी, और कहाँ कहाँ मिली वो नोट्स में आप पूरा देख लेना। लेकिन जो ये टैकल कोटा है ना कर्नाटक का स्थल, यहाँ चौकोर पत्थर के मकान मिले थे, चौकोर। जिस तरह मैंने मेहरगढ़ में वर्गाकार जो कमरों वाला जो आयताकार भवन निवास स्थान देखा था, उसी तरह यहाँ मिले थे। और फिर है हम देखेंगे बुद्धिहाल, सामुदायिक भोजन और बुचड़ खाने का प्रमाण मिले यहाँ भी, बुद्धिहाल जो कर्नाटक में। इससे पहले बुचड़ खाने के प्रमाण हमें कहाँ मिले थे, महागढ़ यूपी से भी बुचड़ खाने के प्रमाण मिले थे। और ये बुचड़ खाना है, ये जो निवास स्थान था ना उसके बीच में था। फिर हमें मिले हैं यहाँ से देखोगे तो ब्रह्मगिरी मास की स्थायी बस्तियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, ब्रह्मगिरी यानी कर्नाटक के स्थलों से। और पिकलीहल से भी वर्ताकार झोपड़ियों के स्थान मिले हैं हमें। पिकलीहल से क्या मिली है, वर्ताकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। और चेराद बिहार से भी वर्ताकार झोपड़ियों के भी हमें प्रमाण मिले हैं, जो सारण जिले में। क्योंकि आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी आपको दिमाग में बैठेगा। और हमें पता है नवपाषाण काल में ही मानव उपभोक्ता से उत्पादक बनाता है, यानी कि कृषि का विकास भी नवपाषाण काल में हुआ, अग्नि का निर्माण भी नवपाषाण काल में हुआ, पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। तो इसे हम मान सकते हैं। और स्थायी आवास भी यहीं से, अस्थायी बस्तियों के निवास भी नवपाषाण काल से ही मिलते हैं। सर्वप्रथम यहाँ से पहले पशुओं को पालतू बनाया गया है ना, और भेड़ बकरी गाय बैल को भी बनाया गया। और 8,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ की जैसी फसलों को उगाना प्रारंभ किया था। 8,000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में हुआ था, यह 8,000 वर्ष पूर्व। ये एनसीईआरटी का पॉइंट था जो मैंने उठा के यहाँ लिख दिया है, बुक से लेके लिखा है। ये आपको 6 क्लास की बुक में भी मिल जाएगा, ये आपकी 12 क्लास की बुक में भी मिल जाएगा। ये भारतीय उपमहाद्वीप में हंसियों का प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। हंसिया के प्रमाण तो और जगह कई जगह मिलते हैं, लेकिन हमें मेहरगढ़ से भी किससे मिलते हैं, हंसिया के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मेहरगढ़ से भी मिलते हैं। हमारे पता है हम राजस्थान के, राजस्थान में बागुर सभ्यता से भी हमें कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं। सबसे बड़ा यूपीएससी में पूछा गया ये फेवरेट पर्सन है कि यहाँ से भैंस पालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं। और मेहरगढ़ से क्या मिलता है, भैंस पालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। और ये हम देखेंगे तो ये इस तरह का होता था हंसिया, जिसे कहते हैं हम चारा काटाई के लिए होता है ना, ऐसा हंसिया होता है इस तरह का, वो उसके प्रमाण मिले थे। और कुम्हार के चाक तैयार किए गए बर्तनों का, कुम्हार के चाक के पहली बार प्रयोग भी हमें मेहरगढ़ से मिलता है। मिट्टी से निर्मित मूर्तियों के प्राचीनतम प्रमाण भी हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। प्राचीन वर्गाकार चक्राकार ताम्र ताबीज और दांत खोदने के जो यंत्र या वगैरह होता है ना उपकरण, वो भी हमें यहीं से मिले हैं। पश्चिम एशिया में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण जेरिको से मिले थे, है पश्चिम एशिया में, और जेरिको से मिले थे। अन्नागार के प्रमाण कारीगर की कब्र, श्रमिक वर्ग का, ये हमें पता चलता है कि यहाँ श्रमिक वर्ग भी था, जिससे हमें कारीगर की कब्र से पता चलता है। अन्नागार के प्रमाणों से हमें पता चलता है कि यहाँ मर्दबान भी बनते थे, मिट्टी के मर्दबान भी बनते थे, जिससे चाक का अनुमान लगाया ना हमें। कच्ची ईंट निर्मित आयताकार मकान, यहाँ कच्ची ईंट निर्मित मकान है, जबकि हमने वहाँ पिकलीहल और टेकनकोल्टा वहाँ जहाँ कर्नाटक में जो स्थल देखा था वहाँ पत्थरों से बना हुआ मकान मैंने बताया था आपको। कहीं कहीं आपको वर्ताकार झोपड़ियाँ मिलेगी, कहीं कहीं गोलाकार झोपड़ियाँ मिलेगी। कुल मिला के स्थायी आवास का निवास का जो प्रमाण है वो नवपाषाण काल में ही होता था। और पत्ते यहाँ पर मकानों पीपल के पत्तों पर अंकन, मिट्टी के बर्तन थे ना, उस पर पीपल के पत्तों का अंकन किया हुआ मिला था, ये भी मेहरगढ़ से। हड्डी से निर्मित सुई यहाँ मिली थी, गुफकार से हड्डी से गुफ कराल से भी हमें हड्डी की सुई मिली थी, है ना। सबसे प्राचीनतम कपास के प्रमाण, विश्व में सबसे प्राचीनतम कपास के प्रमाण हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। प्रगलन विधि के प्रमाण भी मिलते हैं, क्योंकि प्रगलन विधि थी तभी तो ताबीज मिला था चक्राकार। ताबीज का निर्माण कैसे हुआ, तो कुछ तो प्रगलन बढ़िया थी। और यहाँ से कब्र में शव के पास बकरी के बच्चे और बर्तन पकाने की 3 विशाल भट्टियों के अवशेष, चकमक ज्यामितीय उपकरण, 6 सूर्या के प्रमाण, सिलबट्टे के अवशेष। सिलबट्टा वो होता था जो आटा पीसने की चक्की होती है। हस्त निर्मित केस सजा वाली स्त्री की मरण मूर्ति और कुबर दाल वर्सल, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्त्री की मरण मूर्तियाँ मिलेगी, कुबर दाल वर्सल मिलेगा, छुरिया भी मिलेगी, आदि ज्यामितीय उपकरण भी मिलेंगे, भट्टियों के अवशेष भी मिलेंगे। अग्नि यानी कि नवपाषाण के बाद तो ताम्रपाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि धीरे धीरे विकसित होती जा रही है सभ्यताएं।
अब हम पढ़ेंगे उत्तर पश्चिम भारत में। जो मेहरगढ़ था वो उत्तर पश्चिमी भारत में था। अभी उत्तर पश्चिम भारत का अभी बता दी स्वात घाटी। स्वात घाटी, क्वेटा घाटी भी हमारे राजस्थान में, हमारे भारत में नहीं था ये स्थल। ये स्थल कहाँ थे? पाकिस्तान में थे। वर्तमान में भी पाकिस्तान में है। ग्रत, ये शायद प्रश्न आए चाहे नहीं है, ये आप देख सकते हो नोट्स। क्वेटा घाटी, किले गुल मोहम्मद यहाँ का स्थल था। दब सादात ये भी स्थल था। डेरा इस्माइल रहमान डेरी गुलेर, ये सब यहाँ के स्थल थे। टेराकोटा से बने घरों के मॉडल बने हैं यहाँ से। कहाँ से? क्वेटा घाटी से। टोकरियों के सांप वाले हस्तनिर्मित मर्दबान भी मिले हैं। चूना पत्थर की नींव युक्त मिट्टी के मकान मिले हैं। और अफगानिस्तान के मुंडीकाक में से कुबड़दार बैल की मर मूर्ति, पाषाण फलक के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। गुमला में विशाल सामुदायिक चूल्हे मिले हैं। गुमला में, ये भी कहाँ का था? क्वेटा घाटी में था। उत्तरी क्षेत्र के विशाल क्षेत्र, ब्रुज होम और गुप्तकाल के दो स्थल। ब्रुज होम शाब्दिक अर्थ है जन्म का स्थान, या ब्रुज जो वृक्ष था उसका जन्म स्थल है ना, जो कि जम्मू कश्मीर में ही होते थे। जम्मू कश्मीर में खोजकर्ता कौन था? डी टेरा पीटरसन थे। 1935 में खोजा था। और मालिक के साथ साथ यहाँ कुत्ते के दफनाने के प्राचीनतम साक्ष्य मैंने बता दिया। और ये मिले थे ब्रुज होम में। इसके बाद मिले थे हमको रोपड़ में भी यही मिला था, जो सिंधुकालीन सभ्यता का स्थल था। यहाँ से गर्तवास के साक्ष्य, स्तंभ ग्रत के साक्ष्य, खुरदरे, धूसर मर्दबांड, घड़ों पर सींग वाले देवता का चित्र, एक सींग वाले देवता का चित्र एकमात्र ब्रुज होम से मिला है, जो घड़े पे बना हुआ है। जिस तरह हमने पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल और जहाँ उच्च पाषाण काल पढ़ा था, वहाँ हमें हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, उसी तरह से यहाँ ये भी प्रमाण हमें मिला है। और ये 4 स्तरों में 3 कालों में था। कौन सा स्थल था? ब्रुज होम है ना। 4 तो स्तर थे इसके और 3 काल थे। 4 स्तर ये देख सकते हो। 3 काल, महापाषाण काल, नवपाषाण काल, और एक और था 2 स्तर 4 स्तर थे। 2 संस्कृतियों में विभाजित थे। 3 कालों में नहीं था। ये नवपाषाण काल, महापाषाण काल में ही था। ब्रुज होम से हम देखेंगे तो गोलाकार आवासीय गड्ढों के साक्ष्य और सीढ़ियाँ बनी हुई, ये जिस तरह हम देखते हैं ना, ये देख सकते हो। अगर आपके एनसीईआरटी का पार्ट आपने पढ़ा हो तो ऐसे बनते थे, और इधर दरवाजा होता था, इधर सीढ़ियाँ होती थी, और अंदर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ होती थी। उसे गर्तवास कहते। स्तंभ ग्रत उसे कहते। ये स्तंभ ग्रत होते थे। ये स्तंभ है ना, इस तरह स्तंभ ग्रत होते थे, जो खड़े होते थे। लकड़ी के भी होते थे, पत्थर के भी होते थे, मिट्टी के भी होते थे, कहीं कहीं चूना युक्त भी होते थे। ये होती थी फर्श, और ये होती थी झोपड़ियाँ। तो गोलाकार झोपड़ियाँ वो होती थी जो एक ही इस तरह गोल आकार में सब जगह बनी हुई, और बीच में स्थान छोड़ा हुआ। जबकि ये जो स्तंभ ग्रत है ना, ये मैंने आपको अशोक के जो लकड़ी के बने हुए स्तंभ, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल थे ना, वहाँ भी स्तंभ मिले थे, लकड़ी के मिले थे, और चित्रयुक्त मिले थे। उस पर कुछ लिखा हुआ भी था, चित्रकारी भी किए हुए थे। तो इसे स्तंभ ग्रत कहते हैं। जो कुछ थोड़ा सा जमीन में रहते हैं और थोड़ा सा बाहर रहते हैं, यहाँ जमीन के अंदर रहते हैं, जिससे ये मजबूत रहते हैं, गिरे नहीं। और ये झोपड़ियाँ बनी होती थी, मकान भी बने होते थे, महल भी बना हुआ था। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का महल है ना, वो स्तंभ ग्रत युक्त था, लकड़ी का महल था। यहाँ आप देखोगे पत्थर की 2 शिलाओं पर एक महिला धनुष बाण से हिरण का शिकार कर रही है। वो ये परीक्षा में आया हुआ है, आईएएस में। और पक्षियों में सबसे पहले मुर्गी के पालन बनाते थे। किसने बनाया था? ब्रुज होम ने बताया। प्रमाण तांबे के तीर, पशुओं की समाधियाँ, स्वतंत्र, ऐसे प्रमाण चीन में भी मिले। यानी कि पशुओं की समाधियाँ अलग से होती थी, अकेले खाली पशुओं की या पक्षियों की। तो ऐसे प्रमाण चीन में भी हैं, और हमारे राजस्थान, भारत में, जम्मू कश्मीर में ब्रुज होम में है ना। मानव मस्तिष्क और शल्य चिकित्सा के प्रमाण, ये कालीबंगा से हमें जो सिंधुकालीन सभ्यता है ना, वहाँ से भी मिलेंगे। और इससे पहले हमें कहाँ मिले हैं? ये ब्रुज होम से मिले हैं। मानव मस्तिष्क पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। अस्थि उद्योग के साक्ष्य भी मिले हैं। गुफ कराल, खोजकर्ता 1962, रोधनकर्ता 1981। ए के शर्मा ने। शाब्दिक अर्थ है कुम्हारों की गुफा। तांबे की हेयरपिन, हड़प्पई स्थल चंदूड़ों के समान है। तांबे की हेयरपिन मिली थी ना यहाँ, तो हमारे जो हड़प्पई या सैंधव घाटी सभ्यता के चंदूड़ो स्थल है ना, वहाँ से भी हमें हेयरपिन मिली हुई है तांबे की। यानी कुल मिला के थोड़ी सी वहाँ की सामग्रियाँ भी, वहाँ के जो समानताएं हमें मिलेगी यहाँ से। 2 कक्षीय आवासीय गढ़ है। जिस तरह 4 कक्षीय आवासीय या वर्गाकार आवासीय गृह हमें मेहरगढ़ से मिले थे, इस तरह यहाँ से भी ये मिले हैं। हड्डी की सुइयाँ यहाँ से भी मिली हैं, और हमें ब्रुज होम से मिली हैं। सिलबट्टे वहाँ से मिले हैं। ये आप पूरे नोट्स देखते हो। और हस्तनिर्मित मर्दबान, मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, संगार युक्ति का तीर और हड्डी निर्मित 41 उपकरण यहाँ मिले हैं, जिनमें से सर्वाधिक पॉलिश अस्थि भेदक है। अस्थि भेदक यानी हड्डियों से है। चूना मिला फर्श, मिट्टी की दीवार नुमा संरचना। चूना मिला फर्श मैंने बताया ना, झोपड़ी के नीचे जो फर्श होती थी वो मिली थी, वो गुफ कराल में मिली है। भारी मात्रा में जली लकड़ियों की प्राप्ति, जो व्यापक अग्निकांड को सूचना देती हैं। हंसियाँ या हार्वेस्टर के प्रमाण। हार्वेस्टर किसको कहते हैं? हंसिया कहते हैं ना। तो ये वहाँ ब्रुज होम में भी मिला, हमें यहाँ मेहरगढ़ में भी मिला, और यहाँ भी मिला। भारी मात्रा में जली हुई लकड़ियों की प्राप्ति, जो अग्निकांड को साक्ष्य देती है, ये हमें गुफ कराल से मिले हैं।
वीडियो चाहे बड़ा हो, मैं जल्दी से अब पूरा करूँगी, जो आपको पढ़ के सुनाऊंगी। सारे नोट्स हैं, आप खुद बना लो, मेरे भी नोट्स ही है, मैंने खुद नहीं नोट्स बनाए मेरे लिए। कोलडीवा है ना, ये प्रयागराज यूपी में बेलन नदी के बाएं तट पर है। बीबी मिश्रा ने 1964 में खोज की थी और ये इसका उत्खनन करता है। नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ऐतिहासिक सभी मिले हैं यहाँ साक्ष्य। सबसे प्राचीन धान की खेती के साक्ष्य हमें कोलडीवा से मिले हैं। और नवपाषाण कालीन स्त्री लहुरा वेद 1905 यूपी में संत कबीर सर्वप्रथम चावल की कृषि व मानव निवास के प्रमाण हमें लहुरा वेद से मिले थे, प्राचीनतम साक्ष्य है ना। और कोलडीवा से भी हमें मिले हैं स्थान सबसे प्राचीन धान की खेती के। और डोरी छाप मर्दबाड़, यानी कि जो गीले मर्दबाड़ होते हैं, आज भी हम मटका वगैरह बनाते हैं तो उस पर बाद में रंग वगैरह चढ़ाते हैं, तो वही जो आज हमें ठप्पा प्रणाली कहते हैं, वो डोरी छाप मर्द बन रहे हैं ना, वो पहले थे कोलडीवा में। सबसे प्राचीन गांव के अवशेष भी कोलडीवा और महागढ़ा मैंने बता दिया आपको। तांबे के चाकू भी बता दिया। पशुओं का आयताकार बाड़ा, 3 द्वार वाला गौशाला, ये हमें 3 द्वार वाला गौशाला मिला है, जो बीच में मकान की बस्तियों के बीच में मिले हैं। एक तरफ ये द्वार, एक तरफ ये द्वार। ये सामूहिक रहा होगा शायद मेरे ख्याल से, इसलिए 3 द्वार थे और सामूहिक सभी के पशु एक ही स्थान पे इसको इकट्ठा करके उसको रखा जाता था या उनको चारा पानी डाल दिया जाता था। ये कहाँ से मिला था? महागढ़ा से। गांव के स्थान भी मैंने कहा महागढ़ा से। गोलाकार अंडाकार झोपड़ियों के संबंधित फर्श, और यहाँ भी देख सकते हो स्तंभ युक्त गर्त युक्त गतों के प्रमाण, और वलयाकार मकान, चिड़ियों की हड्डियों के प्रमाण भी मिले। चौपानी मांडो पूरा स्थल मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल का बेलन घाटी यूपी, यहाँ से गोल कुल्हाड़ियाँ मिली बेलन घाटी से है ना, यूपी से गोल कुल्हाड़ियाँ अधिक मात्रा में मिली है चौपानी मांडो से। ये है चिराद, जो बिहार के सारण जिले में 4 नदियों के संगम पर गंगा, सोन, गंडक, घाघरा में प्रमुख स्थल है। मध्य गंगा घाटी का स्थल है, ये सब मध्य गंगा घाटी के स्थल है, जिसमें छेसर है, कुतुबपुर है, ताराडीपी है, मनेर है, सोगरा, खुर्द, इमलीगढ़। ताराडी में भीत के बने सगर और अंगीठी के साक्ष्य मिले हैं ताराडीह से। मनेर से सैलकड़ी की तकली के साक्ष्य मिले हैं, सैलकड़ी की तकली से। चिराद सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र मिला है यहाँ। और जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया ना, आगे अभी आ जाएगा, आपको पूरा देख लेना, पूरा ही पढ़ लो। कर्नाटक में स्थल मिलेगा जहाँ सामुदायिक सार्वजनिक भोजन बनाने के केंद्र या सामुदायिक भोजन या उत्सव के प्रमाण वहाँ भी मिलेंगे। कर्नाटक में स्थल है बुद्धिहाल। अग्निकांड के साक्ष्य हड्डी के उपकरण, तांबे के उपकरण भी यहाँ, तांबे के उपकरण का यहाँ अभाव था, देख लो। अग्निकांड के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं, हड्डी के उपकरण भी यहीं मिले हैं। वर्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य कुबरदार बैल, नाग और चिड़ियों के मर्म मूर्तियाँ भी मिली हैं। हड्डी की चूड़ियाँ, लटकन, हाथी, बारहसिंगा, हिरण और घोड़े की हड्डियाँ भी यहाँ मिली हैं। काला लाल मर्दबाड़, यानी टोटीदार पात्र। टूटीदार पात्र ऐसा होता था जो पानी जल भराव का वाला होता था। आगे हम ताम्रपाषाण काल में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ बिना हाथों वाला जार भी ऐसा ही जार मिलेगा। कहीं कहीं हमको हाथों वाला जार भी मिलेगा, जो ईरान की सभ्यता से हम इसको मिला सकते हैं। यहाँ डोरी छाप मर्दबान का अभाव था, यहाँ नहीं थे। काला लाल मर्दबान, टोटीदार पात्र, हड्डियों के उपकरणों की अधिकता थी। यहाँ कहाँ थी अधिकता? चिराद में, जहाँ बिहार है। और मध्य पूर्व स्थल नवपाषाण कालीन स्थल छोटा नागपुर का पठार और अजय घाटी में थे स्थल, झारखंड के सिंहभूमि जिले में, और बरूडी है ओडिशा के क्षेत्र में। उसके बाद है मयूरभंज जिला, कुचाई, बैदीपुरी, छुलाडीड, गोल, ये सब कहाँ थे? उड़ीसा और पूर्वी भारत में। बैदीपुर ओडिशा जी, ओडिशा बेंदीपुर है ना, बेदीपुर या उड़ीसा में है। और पी आचार्य ने इसको खोजा था। नवपाषाण कालीन प्रथम स्थल है जो पूर्वी राजस्थान में खोजा था, पूर्वी भारत में, सॉरी, जो उड़ीसा में। कुचाई ओडिशा में प्रथम उत्खनन नवपाषाण स्थल है कुचाई। कुचाई से हमें अंगुली छाप मर्दबाण मिलते हैं। अंगुली छाप मर्दबाण हमें कहाँ मिलते हैं? कुचाई से। बरूडीह झारखंड से 1962 में डी सेन ने एक घोष द्वारा उत्खनन किया गया। शान व स्थगित कुदाल मिले थे यहाँ से। बैदीपुर से चावल के प्रमाण, और ओडिशा शक्करगंज से हमें नवपाषाण कालीन कुल्हाड़ी व तांबे की वस्तुएं मिली थी। ये भी बैदीपुर है ना, वहाँ से। हाल ही में सुलभगिरी से कुल्हाड़ बनाने का केंद्र जो उड़ीसा में है। सुलभगिरी कहाँ है? उड़ीसा में। और गोलब शासन उड़ीसा में। स्तंभ ग्रत के साक्ष्य, वर्ताकार झोपड़ियाँ, मानवीय मर्म मूर्तियों के साक्ष्य वहीं उड़ीसा की लखानमेड़ा गुफा से मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, मानव विकास के साक्ष्य भी मिले। अब है पूर्वोत्तर भारत से असम ब्रह्मपुत्र नदी घाटी थी, वहाँ खोजकर्ता जॉन लुबाक 1867 में खोजे थे। प्रमुख स्थल दाऊजली हेडिंग, सतरू और मार्कोडोला, मैंने आपको मैप से सारा बता दिया था। यहाँ झूम कृषि की प्रधानता थी नवपाषाण काल में। ये मार्कंडोला से थी। कहाँ थी? मार्कंडोला में झूम कृषि, यानी कि कुल मिला के असम के क्षेत्रों में। और पैथरलो कैंथेर से समृद्ध नवपाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य मिले। यह क्षेत्र नवपाषाण कालीन औजारों का प्रमुख मुख्य केंद्र था। फिर है मणिपुर, नापचिंग और पूर्वोत्तर कन्नई पर लिंग डिब्रूगढ़ से भी 6ठी शताब्दी तक के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। फिर उपकरण कौन कौन से मिले थे? पूर्व भारत में जो स्थल थे नवपाषाण से, असम से बलुआ पत्थर, क्वार्टर जाइम,
असीम बुध कास्ट का प्रयोग होता था। मेघालय में डोलराइट और नागालैंड से हरे रंग के पत्थरों का प्रयोग होता था। पूर्वोत्तर भारत में स्कंदित कुल्हाड़ियों के निर्माण में तांबे की तार का प्रयोग होता था पूर्वोत्तर भारत में। अब दक्षिणी भारत के नवपाषाणकालीन स्थल अब थोड़ा सा रहा। मैं चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा एक वीडियो एक ही टॉपिक में पूरा हो जाए। नेक्स्ट में आपको ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन वापस से पूरा स्टार्ट करना है, हम डिटेल से हो जाएगा वापस से। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो देख सकते हो नवपाषाण काल की। तो प्रथम मूल्य फसल कौन सी थी? रागी थी। प्रथम उगाई गई फसल मिलेट बाजरा थी, जो दक्षिण भारत में थी। ये पूर्व दक्षिण भारत के स्थल की विशेषता है। राख के टीले का प्रमाण पाषाणिक समाधियों के घरों के अंदर दफनाते थे, लेकिन मैंने कहा नागराजुन कोंडा एक ऐसा स्थल था जो घरों के बाहर या बस्ती से बाहर उसको शवों को दफनाया जाता था। टेकलकोटा और उलूर से चना और रागी और कुल्थी के साक्ष्य मिले हैं, और वाटगल से सुपारी के साक्ष्य मिले हैं। एकमात्र स्थान है वाटगल जहाँ से हमें सुपारी के साक्ष्य दक्षिण भारत में मिले, बाकी उत्तरी भारत में हमें सुपारी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बुद्धिहाल कर्नाटक में सामुदायिक भोजन मैंने बता दिया ना, जहाँ चिराद में बताया था वो यहाँ भी है। उत्सव के प्रमाण मिले हैं। कर्नाटक वेलारी औजार बनाने का प्राचीनतम कारखाना था कर्नाटक में वेलारी में। टेकलकोटा तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। कर्नाटक में पत्थर के चौकोर मकान और सोने के कान की लटकन या बालियां भी मिली थी। अब मैं जल्दी से पूरा करा लूँ, लाइट चली गई है। बुद्धिहाल कर्नाटक में चर्ट पत्थर से निर्मित उपकरण और पालिश युक्त पत्थर के उपकरण, सामुदायिक भोज के उत्सव, आवासीय कृषि भूमि के बुचड़खाना और घरों में समाधियाँ 10 शिशुओं की समाधियाँ मिली थी। नागराजुन कोंडा नहीं था। हुलूर कर्नाटक में संक्रांति काल और अस्थि कलश युक्त समाधान थे। और ब्रह्मगिरी पिकली हल से वर्ताकार झोपड़ियाँ चित्रकारी युक्त मर्दबान मिले थे। ब्रह्मगिरी पिकली हल से। दक्षिणी भारत में 3 प्रकार की अंत्येष्टि कलश संस्कार थे, इंपोर्टेंट है। विस्तरणीय समाधान, आंशिक समाधान, अस्थि कलश समाधान थे दक्षिणी भारत में। नवपाषाणकालीन सर्वप्रथम दक्षिण भारत में ही नवपाषाणकालीन पालिश युक्त कुल्हाड़ी जो 1842 में कर्नाटक के लिंगसूर मैसूर में M.H. कृष्ण ने खोजी थी। काल अवधि 2500 से 1000 तक थी। मुर्गी पालन की शुरुआत भी नवपाषाण काल में हुई थी। आग का प्रयोग भी नवपाषाण काल में हुआ था। आग से परिचित था पूरा पाषाण काल में मानव, लेकिन प्रयोग उन्होंने यहाँ किया था। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि की शुरुआत भी नवपाषाण काल में हुई थी। राख के टीले सर्वप्रथम ब्रूस ने खोजे थे नवपाषाण काल में। चावल को संस्कृत में निवार कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। उसके बाद गेहूं को उन्होंने उगाया था। और तांबा धातु का